5 मिनट देने के बाद में ऐड होते हैं तो फालतू में स्क्रीन चली जाती है। अब दिख रही है? ओके, सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग force. It is the action of pushing, pulling, stretching, pressing done on the object is called as a force. तो अगर इसमें से कोई भी एक आधी एक्शन हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करते, जैसे पेन है, तो पेन को अगर मैं पुश करूंगा या फिर पुल करूंगा, ऐसे खींचूंगा, तो दैट ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्शन करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ एक्ट होता है। दैट एक्टिंग इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स। अब फोर्स की वजह से होता क्या है? व्हाट इज डन बाय फोर्स? चेंज द पोजिशन, पोजिशन चेंज होती है, फोर्स की वजह से पोजीशन चेंज होती है। दूसरा, अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो उसका साइज एंड शेप चेंज, साइज एंड शेप चेंज, ठीक है। तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है या फिर साइज एंड शेप भी चेंज हो सकता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स क्लियर हो गया आपको क्या है? हमें फोर्स दिखता नहीं है बट वी कैन फील दैट पर्टिकुलर फोर्स ड्यू टू बाय डूइंग सर्टेन एक्शन, दैट इज नथिंग बट पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, प्रेसिंग। क्लियर है? और उसकी वजह से होता क्या है, एक तो पोजीशन चेंज होती है या फिर उसका साइज एंड शेप चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे हम बात करते हैं कि एक स्प्रिंग है, सपोज अगर मैंने स्प्रिंग को इधर एक अप्लाई किया और इधर एक खींचा, स्ट्रेच किया, तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग इलांगेटेड हो जाएगा। तो उसकी वजह से लेंथ ऑफ द स्प्रिंग गेट चेंज, मतलब साइज एंड शेप ऑफ द स्प्रिंग गेट चेंज। सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस इज द बॉक्स, इट इज ऑन द फ्लोर, ठीक है। अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं, ठीक है, पुश कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहां से मूव होगा इस तरह से, इट विल बी गोज हियर। सो व्हाट हैपेंस? डिस्प्लेस, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है कि ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बोलिए। अभी कोई कमेंट नहीं करेगा। वीडियो पूरा होने के बाद मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं, तब फिर से देख लेना, ठीक है। हाँ, अभी बीच में कोई नहीं बोलना है। अगर कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वही पूछना है, और जिसको पूछना है वही माइक ओपन करेगा, दूसरा कोई ओपन नहीं करेगा। यहाँ पे आवाज आ रही है, बहुत सारे माइक ओपन है। जिसको क्वेश्चन होगा पर्टिकुलर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन, वही बच्चा एक माइक ओपन करेगा और वही बच्चा पूछेगा। बाकी स्क्रीन के रिलेटेड किसी को कोई पूछना नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी मैं यूट्यूब का लिंक आपको भेजता हूँ, इस बार भी भेजूंगा, तो आप बाद में देख लेना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी। अब देखिए होता क्या है, हमने फोर्स तो पढ़ लिया, बट अब इसकी वजह से होता क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट हम कर देते हैं, देखिए पहला होगा बैलेंसिंग फोर्स, बैलेंसिंग फोर्स, ठीक है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस ऑन द टेबल, which is placed on the table, and suppose certain force is applied on it in this direction, and another force is applied on the same object in this direction, and these two forces are same, बट डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे अपोजिट है। एक पहली बात आप ध्यान में रखिएगा, फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है उसको कौन सी क्वांटिटी कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वी कैन से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है, मेजरिंग यूनिट, हम फोर्स मेजर करते हैं न्यूटन से। व्हाट इज द ऐसा यूनिट? न्यूटन, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दो यूनिट यूज किए जाते हैं किसके लिए? फोर्स के लिए। एक तो न्यूटन करेंगे या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर है? बिकॉज व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स वी हैव टू डिफाइन द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हम नॉर्थ में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट ईस्ट में जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। इन विच डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, अलोंग दैट डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट मे बी डिस्प्लेस और मे नॉट बी डिस्प्लेस, दोनों केसेस हो सकती है। जैसे मैं एक बात करता हूं, अगर किसी ने बोल दिया आपको कि 1000 किलो का वेट है, मतलब 1000 kg ऑफ वेट यू वांट टू डिस्प्लेस, कैन यू डिस्प्लेस बाय एप्लीकेशन ऑफ योर फोर्स बाय योर हैंड? नो, यू कैन नॉट डिस्प्लेस। कर पाओगे?
हाँ, तो उसके लिए क्या चाहिए कि हम फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट मूव भी हो सकता है और मूव नॉट, मतलब मे नॉट भी मूव भी हो सकता है, मतलब इट विल नॉट मूव और इट मे बी मूव. So it is depend upon the what type of force you are applying on that object. Clear? So accordingly here, and second thing, when you are applying the force at that time, direction also you have to mention कि इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट इधर ही जाएगा, दूसरे कहीं और नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये होता है. तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया. इस ऑब्जेक्ट का मास m है सपोज, एंड वी आर अप्लाइंग द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. देन द नेट फोर्स क्या होगा, हम पकड़ लेते हैं. हमें पता है ग्राफ के ऊपर जो होता है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं. बराबर है? ग्राफ में पता है आपको, इन ग्राफ यू हैव सीन दिस, यस और नो? ओके, तो यहाँ पे इस फोर्स को हम अगर पॉजिटिव पकड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज हियर एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नेट फोर्स. नेट फोर्स कितना होगा, एफ. ये कौन सा है, निगेटिव है, तो माइनस एफ कितना हो जाएगा, जीरो. करेक्ट है? तो व्हाट विल गेट, द एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. मतलब जो नेट फोर्स होगा ड्यू टू दिस टू फोर्स विल बी जीरो ऑन दैट ऑब्जेक्ट. अगर नेट फोर्स जीरो हुआ, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं है, टोटल फोर्स. ठीक है, ये भी है ये भी है, लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ऑब्जेक्ट विल मूव और नॉट मूव. Not move. It means that if the net force on the object is zero, then object will not move. It means that whatever may be the force we are applying on the object, हम जो भी force object के ऊपर apply कर रहे हैं, वो force एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, cancel हो रहे हैं. ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्ट विल नॉट डिस्प्लेस. ऑब्जेक्ट विल नॉट डिस्प्लेस, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बोल सकते वहां पे फोर्स नहीं है, फोर्स है वहां पे, बट एक से ज्यादा फोर्स है, बट दोनों फोर्स कैसे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो. अब इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब क्या हुआ कि वन फोर्स बैलेंस द अदर फोर्स. सच टाइप ऑफ केस इज नथिंग बट द केस ऑफ बैलेंसिंग फोर्स. अंडरस्टूड? Understood? Okay. So I will write here the definition of balancing force. When equal and opposite forces applied on an object on an object, and net force become zero, such forces are called as balancing force. बोर्ड दिख रहा है सबको? Such a force are called as a balancing force. बोर्ड दिख रहा है सबको? ओके, तो आप कॉपी कर लो इसको, मैं इंक डाल के लाता हूं. हो गया? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी
आप बाद में लिख लेना, मैं अपलोड करूंगा ना वीडियो, उस टाइम पे नोट्स क्लियर कर लेना जिसको नहीं दिख रहे हो, ठीक है। ओके, सेकंड हम देख रहे हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस तो समझ चुका है आपको कि जहां पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, जिसके कारण ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा। सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज अ बैलेंसिंग फोर्स। अब अनबैलेंस क्या होगा? ठीक है, हम देख लेते हैं अभी। सपोज अगेन दिस इज द टेबल and if the object is placed on the table whose mass is suppose m, क्लियर है? अब मैंने क्या किया, एक फोर्स इधर अप्लाई किया दैट इज सपोज F1 एंड एक फोर्स इधर अप्लाई किया दैट इज सपोज F2, बट हमारी केस क्या है? F1 इज नॉट इक्वल टू F2, बट हियर वी कैन से दैट F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है कि फोर्स F1 F2 से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट किधर मूव होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट F1 की तरफ जाएगा कि F2 की तरफ जाएगा? हाँ, किसके तरफ? किसके तरफ जाएगा? F1 की तरफ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि F1 बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किसके तरफ जाता है? ग्रेटर फोर्स के तरफ। तो हम अगर यहाँ पे नेट फोर्स निकालना चाहे, F नेट, क्या होगा? अब देखिए, अगर इस डायरेक्शन ले रहे पे पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? निगेटिव। ये निगेटिव बनेगा और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। अब क्या होगा? F1 माइनस F2 हो जाएगा, बराबर है? एक या दो लोग, सिर्फ माइक ओपन करना है, एक या दो लोग। अब मुझे बताओ, F1 माइनस F2 हो जाएगा। F2 कैसा है? निगेटिव, और F1 कैसा है? पॉजिटिव डायरेक्शन के हिसाब से, बराबर है? हाँ, तो नेट फोर्स मुझे बताओ, F1 F2 सेम है क्या? नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन जीरो आएगा। इसका जीरो आएगा कि नहीं आएगा? इसका जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अरे कैसे आएगा? F1 इज नॉट इक्वल टू F2 है, F1 F2 के बराबर नहीं है, तो क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम बोल सकते हैं कि जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा, वो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट विल चेंज इस पोजीशन। ठीक है, मे बी चेंज और मे नॉट बी चेंज। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन से, ऐसे फोर्स जो अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब क्या होगा? दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, इफ द फोर्सेस आर, or if unequal forces are acting in opposite direction, then net force become not equal to zero, then such a forces are called as a unbalanced forces। अनबैलेंस क्यों कहा है? क्योंकि कोई भी फोर्स किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसीलिए नेट फोर्स हमें जीरो नहीं मिल रहा है। हम बोल सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो मिलता है तो ऑल फोर्सेस आर गेट बैलेंस, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं मिलता है तो ऑल फोर्सेस आर नॉट गेट बैलेंस। ठीक है, तो नहीं मतलब अनबैलेंस, नेट फोर्स जीरो मतलब बैलेंस। क्लियर है? ओके, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे। व्हेन टू unequal forces are acting in opposite direction, then net force will not be zero. Such a forces are called as unbalanced force। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, टेक्स्ट बुक है सबके पास? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बाद? बैलेंस अनबैलेंस के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट?
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि मोमेंटम है, कि मोमेंटम? नहीं, उससे पहले इनर्शिया वगैरह होगा, इनर्शिया होगा उससे पहले। हाँ, नहीं है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया लिख लेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक, ठीक है, वो पढ़ने के लिए हमें पहले इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ा देता हूँ पहले, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? हाँ, इनर्शिया एंड मास। हाँ, तो इनर्शिया एंड मास, ठीक है, हम पहले पढ़ लेते हो। माइक ऑफ कर दो अभी। अब जब मैं बोलूंगा उसी टाइम पे आंसर देना है। मेरे पास एक ग्लास है सपोज, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया। क्या रख दिया? कार्डबोर्ड। और उसके ऊपर मैंने कॉइन रखा हुआ है। इसके ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर। अब मुझे ये बताना है आप लोग को, इसके ऊपर मैंने एक कॉइन रख दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड को फोर्स अप्लाई किया, कॉइन को नहीं किया है। क्लियर है? आप घर में भी कर सकते हो। ये ग्लास लेना है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखना है एकदम स्मूथ वाला, उसके ऊपर 5 रुपीज कॉइन रखना है और कार्डबोर्ड को ऐसे जर्क करना है, कार्डबोर्ड को, कॉइन को नहीं। अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा उसमें, कॉइन कार्डबोर्ड का आगे भागेगा ग्लास के ऊपर से, क्या कॉइन भी भागेगा कि कॉइन ग्लास के अंदर गिरेगा? ओके, मतलब ये कार्डबोर्ड इधर जाएगा ऐसे, बराबर है, और कॉइन कहां जाएगा? यहां आएगा, बराबर है, ग्लास में जाएगा। अब कॉइन तो किसके ऊपर था? कार्डबोर्ड के ऊपर, बराबर है। तो कार्डबोर्ड के साथ कॉइन ने भागना चाहिए था, लेकिन भागा क्या? भागा क्या वो? कॉइन के साथ, कॉइन कार्डबोर्ड के साथ जाना चाहिए था ना आगे, नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ ना कुछ अपोज कर रहा है मोशन में आने के लिए, क्योंकि फोर्स हमने किसके ऊपर लगाया था, कॉइन के ऊपर कि कार्डबोर्ड के ऊपर? तो कॉइन ने क्या किया, आपने फोर्स कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया, कॉइन के ऊपर लगाया क्या? नहीं। दैट्स वाई कॉइन हैव अ एबिलिटी टू अपोज द मोशन, दैट्स वाई कॉइन विल नॉट मूव अलोंग द कार्डबोर्ड। क्लियर? ओके, तो कॉइन, अब वो अपोज क्यों किया उसने मोशन? अगर मैं बोला होता वहां पे कॉइन की जगह, कोई कॉइन की जगह अगर मैं वहां पे पेपर का पीस लेता, तो क्या वो ग्लास में गिरता? तो वो भाग जाता। इसका मतलब पेपर पीस का मास क्या है कॉइन के हिसाब से? कम है, बहुत कम है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो ज्यादा अपोज करेगा मोशन में आने के लिए, बराबर है। यस और नो? दैट्स वाई जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको कुछ मास है, द ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग सर्टन मास हैविंग अ प्रॉपर्टी टू अपोज द मोशन, दैट प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज इनर्शिया। क्लियर? क्लियर और नॉट? So how we can define? How we can define the inertia? It is the measure of, it is the measure of mass. Inertia क्या रहेगा? Measure of mass. It means that more the mass, more will be the inertia. Less the mass, less will be the inertia. So what is the definition of inertia? Inertia is the measure of mass. अब वो करता क्या है? What happens due to inertia? What happen due to inertia? क्या होगा inertia की वजह से? It oppose the, oppose to change the state, to change the state. स्टेट का मतलब अपना महाराष्ट्र, बिहार, यूपी नहीं है, ठीक है। क्या होगा स्टेट? मतलब स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। बात समझ में आई? ओके, तो व्हाट विल बी द केस, द ऑब्जेक्ट अपोज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम
यूनिवर्स में पकड़ते हैं जिसको कुछ मास होगा, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपोज करेगा टू चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इज स्टेट ऑफ मोशन. व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैव द प्रॉपर्टी इनर्शिया. उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इनर्शिया प्रॉपर्टी होगी, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. मतलब क्या हुआ, हम अगर चेयर में बैठे हुए हैं तो अपने आप मूव होने लगेंगे. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगाया और चेयर के ऊपर फोर्स लगाया तो क्या दूर जाएगा, चेयर जाएगा कि हम जाएंगे, दोनों जाएंगे. ऐसे कैसे, हम चेयर से नीचे, मुझे बताओ, हम चेयर पे खड़े हैं तो चेयर नीचे, चेयर के नीचे हम गिरेंगे और चेयर आगे भागेगी कि दोनों एक साथ भागेंगे, क्या होगा, क्या होगा. अरे नीचे गिरेंगे मतलब हम क्या हुआ, चेयर नीचे से निकल गई इसलिए नीचे गिर गए, मतलब वही के वही है ना, हम थोड़ी ना भागे, चेयर भाग गई ना. बराबर है कि नहीं है. अगर चेयर पे फोर्स, चेयर पे अगर फोर्स नहीं अप्लाई करते और हमने अगर किसी ने हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई किया होता तो हम भागती कि चेयर भागती. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि चेयर अपोज कर रही है जब हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और जब चेयर पे अप्लाई किया तो हम अपोज कर रहे हैं. इसका मतलब हमें कुछ मास था और मास की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी तैयार थी हमारे अंदर, इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या करती है, अपोज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. इसका मतलब देखिए, अगर कोई गाड़ी चल रही है और फ्रिक्शन फोर्स जीरो है तो गाड़ी कभी रुकने के चांसेस होते हैं. हाँ, लेकिन अगर उसको रुकाना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन में, एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब क्या हुआ, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में. इसका मतलब क्या हुआ, वो अगर चल रही है जब तक हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे वो तब तक रुकेगी नहीं. मतलब क्या हुआ, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वैसी रहेगी. बराबर है. हाँ, तो इसी के ऊपर एक पहला लॉ बना हुआ है, दैट पर्टिकुलर लॉ इज नेम्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्लियर है. हाँ, तो इनर्शिया एक बार पढ़ लीजिए. इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास. इट मींस दैट मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया, लेस द मास लेस विल बी द इनर्शिया. ड्यू टू इनर्शिया व्हाट हैपेंस, द इट अपोज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. ये अपोज करती है, ये प्रॉपर्टी है. इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. और इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, इट इज द मेजर ऑफ मास. क्लियर है. अरे क्लियर है. यस और नो. Okay, let me see here the first Newton first law of motion. That is Newton first law of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब इसमें देख लेते स्टेटमेंट. आपको इनर्शिया समझ में आ गया. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट मैं वैसे ही बदल देता हूं. इफ any object is in the state of motion or in the state of rest, it remain as it is, it remain as it is until the external unbalanced force will not apply. जब तक हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं तब तक अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा. बात समझ में आई, लॉ का मीनिंग समझ में आया. ओके, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं. इफ एन ऑब्जेक्ट will be in the state of rest, in the state of rest or in state of motion, state of motion will remain in the same state until
external force, external unbalanced force will apply on it. स्टेटमेंट समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ है. फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. अगर किसी ने एग्जाम में पूछ लिया तो मैं ही पूछूंगा, कोई नहीं पूछेगा. न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है. चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन है ना, तो इनर्शिया प्रॉपर्टी शो करता है, तो इनर्शिया के ऊपर बेस है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. क्लियर है? ओके, कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? किसी कोई एग्जांपल पूछना है जो हम इसके ऊपर आधारित, आप पूछ सकते हो कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा. कोई दिमाग लगा के कोई क्वेश्चन पूछे एक आधा. ओके, मैं एक आपको मैं पूछ लेता हूँ. कैरम खेले हैं सब? ओके, कैरम के अंदर क्या होता है? हम्म, कैरम के अंदर क्या होता है? बोर्ड के अंदर क्या होता है? हाँ, और कॉइन्स होते हैं ना, कैरम कॉइन्स. ओके, तो मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल रहा हूँ, एक के ऊपर एक रखते हैं उसको पहले, रखते हैं कि नहीं? चलो, यहाँ पे हमारा एक स्ट्राइकर है. अब स्ट्राइकर को जब आप हिट करते हो तो वो कहाँ पे हिट होता है? सबसे बॉटम वाले कॉइन पे हिट होता है कि सबसे टॉप वाले? तो मुझे बताओ, उस केस में सभी कॉइन एक साथ मूव होते हैं कि सिर्फ बॉटम वाला निकलता है और बाकी नीचे गिर जाते हैं? बाकी नीचे गिर जाते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने अगर बहुत जोर से मारा तो नीचे वाला निकल जाएगा और बाकी के बाकी वैसे के वैसे खड़े नीचे आ जाएंगे, बराबर है, सेकंड वाला नीचे आ जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? आपने फोर्स किसके ऊपर अप्लाई किया? बॉटम वाले के ऊपर किया ना. तो सभी हिट करने से पहले सभी कॉइन्स कैसे थे? स्टेट ऑफ रेस्ट में थे. सभी कॉइन्स स्टेट ऑफ रेस्ट में थे. आवाज आ रही है? सभी कॉइन स्टेट ऑफ रेस्ट में थे. हाँ, तो आपने पहले कॉइन को हिट किया इसलिए पहला कॉइन बाहर निकला और बाकी कॉइन रेस्ट में थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपोज किया. क्यों? क्योंकि उनको कुछ मास था, बराबर है. हाँ, एंड दैट ओबे द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, आपने देखा होगा. और एक एग्जांपल बताता, आप गाड़ी में बैठे हो, किसी बस में बैठे हो सपोज, तो गाड़ी अभी पहले रेस्ट में रहती है, चालू होने से पहले रेस्ट में रहती है गाड़ी, बराबर है. हाँ, तो गाड़ी चालू जैसे ही चालू हो जाती है तो हम किधर, जर्क किधर मिलता है हमें? पीछे की आगे? आगे मिलता है. कितने बार बैठा है तू गाड़ी में? पीछे. और जब ब्रेक मारते हैं तब? लेकिन हाँ, चलो हम ब्रेक की बात करते हैं. एक्चुअली गाड़ी आगे जा रही होती है ब्रेक मारने से पहले, बराबर है. और जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो हम आगे क्यों जाते हैं? एक्चुअली गाड़ी आगे जा रही थी, हम क्यों आगे जाते हैं? फोर्स तो हम गाड़ी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक हमें थोड़ी अप्लाई होते हैं, गाड़ी को ब्रेक अप्लाई होते हैं ना, हमारे ऊपर थोड़ी ना ब्रेक अप्लाई होते हैं, हम तो गाड़ी के अंदर है. अपोज करते हैं, किसके लिए अपोज करते हैं? देखिए, जब गाड़ी चल रही है तब हम भी मोशन में रहेंगे. हाँ,
तो जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो किसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं, हमारे ऊपर की गाड़ी के ऊपर? तो हम हमारे ऊपर तो ब्रेक अप्लाई नहीं होते, तो हम कैसे रहेंगे, मोशन में रहेंगे। इसीलिए हम रेस्ट में आने के लिए अपोज करते हैं, इसलिए आगे जाते हैं। बात समझ में आई? अब और अगर हम रेस्ट पे है और गाड़ी आगे भाग रही है तो हम पीछे क्यों जाते हैं? बिकॉज हम आगे जाने से अपोज करते हैं, क्योंकि हम रेस्ट पे थे तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, आवाज तो आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। तो ये जो सब चीजें होती है वो किसकी वजह से होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ओके। तो बाकी सेकंड लॉ और कोई चीजें है, कोई आपको डाउट होगा तो आप लिख के रखिए, नेक्स्ट पीरियड में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके चलो बाय। हाँ बिल्कुल अपलोड करूंगा। हाँ हाँ करूंगा, अपलोड करूंगा।